नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी एक रात जब मैं और मेरा चचेरा भाई हमीद चेन्नई से हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो अचानक एक अजीब कंडक्टर हमारे डिब्बे में आया, जिसने हमें अपनी झुर्रियों भरी मुस्कान से घूरते हुए देखा। और थोड़ी देर के बाद एक युवा कंडक्टर ने बताया कि पिछले साल इसी ट्रेन में एक कंडक्टर की मौत हो गई थी और जो लोग उससे बात करते हैं वो अगले स्टेशन तक नहीं पहुंचते। हमारी धड़कनें तेज हो गई और हम चारों ओर देखने लगे, लेकिन वो कंडक्टर कहीं नहीं मिला। इस रहस्यमय घटना ने हमारे अंदर इतना डर भर दिया और अब सवाल ये था कि क्या वो असली था, हमारी आंखों का धोखा था या हमारा वहम। दोस्तों, कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आज की कहानी शुरू करते हैं। आधी रात थी जब मैं और मेरा चचेरा भाई हमीद चेन्नई से हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में सवार हुए। हम दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे थे, खिड़की के बाहर देखते हुए सोने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे शहर की रोशनी को पीछे छोड़ रही थी और डिब्बे के अंदर हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि वो व्यक्ति नहीं आया। रात के करीब 2 बजे होंगे। ट्रेन ने नेरोला स्टेशन को पार किया ही था कि एक टिकट कंडक्टर हमारे डिब्बे में आया। उसकी उम्र 50 के आसपास रही होगी। चेहरे पर हल्की झुर्रियां और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने हमसे टिकट मांगे और हमने चुपचाप टिकट दिखाए। उसने ध्यान से टिकट देखा और फिर हमें घूरते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। हम दोनों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपनी सीट पर बैठ गए और सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद एक और कंडक्टर हमारे पास आया। ये देखने कि पहले वाला अलग था और ये साधारण चेहरे वाला। उसने भी हमसे टिकट मांगते हुए हंसते हुए कहा, अभी तो दिखाया था भाई साहब टिकट आपको नहीं मिला क्या? वो थोड़ा हैरान हुआ और वो बोला, मैं अकेले कंडक्टर हूँ इस डिब्बे में, आप किसकी बात कर रहे हैं? हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने तुरंत ही पिछले कंडक्टर का हुलिया बताया, उसकी झुर्रियां और अजीब मुस्कान के बारे में बताया। कंडक्टर का चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसने धीरे से पूछा, क्या उसने तुम दोनों को छुआ तो नहीं? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से सिर हिलाकर मना कर दिया। कंडक्टर ने कुछ नहीं कहा, बस हमें घूरता रहा। फिर धीरे से बुदबुदाया, तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो। हमीद ने घबराकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, बताइए। कंडक्टर ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, पिछले साल इसी ट्रेन में एक कंडक्टर की मौत हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता है कि वो अब भी कुछ यात्री को दिखाई देता है, लेकिन जो भी उसे देखता है या जो भी उससे बात करता है या जिन्हें भी वो छूता है, वो अगले स्टेशन तक नहीं पहुंचते। दोनों के पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। हामिद की हालत खराब हो रही थी। हमें पसीना आ रहा था जबकि डिब्बे में ठंड थी। हम दोनों तुरंत चारों ओर देखने लगे, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं था। डिब्बे में बाकी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। हमारा तो दिल और दिमाग सुन्न हो चुका था। सवाल ये था कि अगर वो असली नहीं था तो हमने उसे देखा कैसे, और अगर वो असली था तो वो गया कहाँ? ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन उससे भी तेज हो चुकी थी। अगर मैं हमीद पूरी तरह से
जग चुके थे, हमारी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। लेकिन बाकी यात्री को देखा तो सब सो रहे थे, ऐसा लगा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डिब्बे में हल्की हल्की रोशनी थी, बाहर खिड़की के बाहर घना अंधेरा पसरा हुआ था। ट्रेन अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन हमारे दिमाग में उस समय कुछ अलग ही चल रहा था। मैंने धीरे से हामिद की ओर देखा, उसकी सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीना था और आंखें में एक अजीब सी डर छलक रही थी। उसने मुझसे फुसफुसाते हुए पूछा, अली भाई, हमने जो देखा है क्या सच में वो सच है या हमारा वहम? मेरे पास कोई जवाब नहीं था इसका। हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। ट्रेन अब एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। खिड़की से बाहर झांकने पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिख रहे थे तो बस खेत और झाड़ियाँ, इसके अलावा कुछ नहीं था। दूर दूर तक कोई रोशनी भी नहीं दिख रही थी। बीच बीच में ट्रेन की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था कि तभी अचानक हमारी बोगी का दरवाज़ा चमराते हुए चमड़ी की आवाज़ के साथ ऐसे ही आवाज़ आई, खुला। हम दोनों की नज़र तुरंत दरवाजे की ओर गई। काले अंधेरे में एक धुंधला सा साया खड़ा था। रोशनी इतनी कम थी कि उसकी शक्ल ठीक से दिख नहीं रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। मेरा गला सूख गया। हामिद ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। हमने हिलने की हिम्मत भी नहीं की और वो साया धीरे धीरे हमारी सीट के करीब आते जा रहा था। अब उसकी झलक साफ दिखना शुरू हो गई थी। वो अजीब सी मुस्कान, वही झुर्रियाँ, वही चेहरा, वही नज़र, और सीधे हमें घूर रही थी। ये वही कंडक्टर था, वही कंडक्टर। पर कैसे? हमने तो अभी अभी सुना था कि वो मर चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। फिर ये कौन था और इसका चेहरा कैसे मायूसी से भरा हुआ है? आंखें एक तक जो उसकी आंखें थी हम पर ही जमी हुई थी। उसकी मुस्कान से पहले ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। उसके होठ हिले और धीरे धीरे आवाज़ निकली, पर आवाज़ में उसने कहा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। हामिद ने मेरी कलाई और कस के पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि मुझे दर्द होने लगा, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। ट्रेन उसी रफ्तार से चल रही थी। बाहर बहुत अंधेरा था और इस डिब्बे में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, सिवाय इस एक चीज़ के, हमारी सीट के पास वो आदमी खड़ा था। लेकिन बाकी यात्री में से कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था। किसी को भी उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरी आवाज़ कहीं गुम हो गई है। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मेरे होठ से एक शब्द तक नहीं निकला। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? फिर वो बोला। इस बार थोड़ी और सख्ती से आवाज़ आई। मेरे मुंह से हाँ निकल गया। हैदराबाद। वो हल्का सा मुस्कुराया। उसने यही जवाब सुनने की उम्मीद की हो। फिर उसने धीरे से कहा, अच्छा हैदराबाद, और फिर एक लंबा विराम लिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें घुमाई, जैसे हमें ठीक से परख रहा हो। फिर उसने अपने झुके हुए कंधे को सीधा किया और बिना कुछ कहे बस घूरता रहा। तभी ट्रेन अचानक झटका खाया। हम दोनों सीट से थोड़ा आगे की ओर झुके। कंडक्टर का ध्यान हटा और जैसे ही हम पलटकर देखा, वो गायब हो चुका था। हमारी आंखों पर हमें विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी और उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। भाई, वो कहाँ गया? मैं क्या बोलता, मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। अब तक मेरे हाथ पैर सुन हो चुके थे। हम दोनों इधर उधर देखे, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। पूरी बोगी में यात्री ही थे और वो भी यात्री सो रहे थे। किसी को कुछ पता ही नहीं चला।
लेकिन हमारी बेचैनी अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। तभी अचानक हमारी सीट के ऊपर वाले छोटे से लाइट लैंप की रोशनी कुछ देर के लिए मंदी पड़ गई, फिर तेज हो गई, फिर एकदम से बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। हमने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। ट्रेन की आवाज़ अब भी गूंज रही थी, लेकिन अब उसमें हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हल्की धीमी और गहरी सांस, और वो हमारे पीछे से आ रही थी। हम दोनों की सांसें अटकी हुई थी। ट्रेन की गति, ट्रेन की स्पीड पहले जैसी ही थी, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर गुप्त अंधेरा था, और उस अंधेरे में सिर्फ एक चीज़ सुनाई दे रही थी, वो हंसी, मगर इतनी धीमी थी और इतनी ठंडी थी कि पूरा शरीर झिंझोड़ गया। हमीद ने कांपते हुए मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ने की हिम्मत कर रहा था, लेकिन दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो छाती से बाहर निकल जाएगा। हमने सोचा कि कोई यात्री होगा, लेकिन ये हंसी ये किसी इंसान की नहीं लग रही थी। रात के करीब 3 बज रहे होंगे। ट्रेन किसी वीरान इलाके से गुजर रही थी। खिड़की से झांकने पर सिर्फ धुंधली परछाई दिखाई देती। बड़े बड़े पेड़, कहीं कहीं दूर जलती हुई टिमटिमाती लाइटें, और बाकी सब अंधकार। हमने तय किया कि अब पीछे देखने के अलावा कोई चारा नहीं है। हमीद ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने हल्के से सिर हिलाया, इशारा किया कि अब देखना ही होगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे मैंने गर्दन मोड़ी। गर्दन मुड़नी शुरू हुई। हमीद ने मेरी हरकत को फॉलो किया। हमारी आंखें धीरे धीरे पीछे की ओर घूम रही थी, और फिर हमारी सीट के ठीक पीछे खिड़की के पास एक परछाई जैसी आकृति बैठी हुई दिखी। वो बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। वो 2 आंखों की जगह 2 गहरे खाली गड्ढे थे, जो सीधी हमारी तरफ थे। उसका चेहरा पूरा धुंधला था, किसी कोहरे में जैसे लिपटा हुआ, लेकिन उसकी आकृति साफ थी, एक इंसान की तरह, लेकिन पूरी तरह से बेहरकत। उसके होठों पर वही अजीब सी मुस्कान, वही जो पहले कंडक्टर के चेहरे पर थी। उसके कपड़े वैसे ही थे जैसे रेलवे के किसी कर्मचारी के हो, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों से बिना धुले कपड़े ही पहन रहा हो। कपड़े फटे पुराने, जगह जगह से सिले हुए, और उन पर हल्के हल्के लाल धब्बे थे। वो वहाँ बैठा था, हम देख रहे थे, लेकिन हिल नहीं रहा। पूरा शरीर एक बार हमारा सिकुड़ गया, हिल गया। कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। ट्रेन अब धीरे धीरे किसी स्टेशन के करीब पहुंच रही थी। बाहर दूर से कुछ पीली रोशनी जैसी कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। हमीद हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने भी खुद को संभालते हुए जल्दी से अपने आसपास देखा। स्टेशन पर कुछ लोग थे, लेकिन हमारी बोगी के अंदर किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, और फिर उस सीट की तरफ देखा, फिर खिड़की की ओर। स्टेशन पर ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी थी। मैंने हमीद का हाथ पकड़ा और कहा, नीचे चलते हैं, हमें अब इस बोगी में नहीं बैठना चाहिए। हमीद ने तुरंत सिर हिलाया। हमने जल्दी से अपना सामान उठाया और डिब्बे के बाहर की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें रोकना चाहता हो। हमने दरवाजे के पास खड़े होकर प्लेटफॉर्म की ओर झांका। कुछ लोग चाय पी रहे थे, कुछ लोग अपने बैग संभाल रहे थे, और कुछ लोग बस यूं ही खड़े थे। लेकिन फिर हमारी नज़र प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी पर पड़ी।
वो शर्ट पैंट पहने था, लेकिन उसकी शर्ट धूल और मिट्टी से सनी हुई थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो इंसान हमें घूर रहा था। वो अजीब सी मुस्कान, वही गहरी आंखें। ट्रेन ने अचानक सीटी बजाई। हमीद ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और धीरे से फुसफुसाया, भाई वो वही है। मैं कुछ नहीं बोल पाया। प्लेटफॉर्म पर खड़ा वो आदमी अब धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। ट्रेन अब रुकने वाली नहीं थी। हमने तय किया कि हमें नीचे उतर जाना चाहिए, ट्रेन में रहना चाहिए। लेकिन फैसला लेने से पहले दरवाजे के पीछे से हमें किसी के सांसें लेने की आवाज़ सुनाई दी और फिर कोई बहुत धीमी आवाज़ में बोला, यहाँ मत जाओ। एक आवाज़ आई, यहाँ मत जाओ, वो बाहर भी है। ये बात सुनकर हम हिल गए। ये आवाज़ बिल्कुल धीमी थी, साफ थी, मगर इतनी ठंडी कि दिल थम जाए। हमीद ने भी सुन लिया था, क्योंकि उसकी पकड़ मेरे हाथ पर और मजबूत हो गई। उसकी उंगलियां मेरी कलाई में धंसने लगी, लेकिन इस दर्द को महसूस भी नहीं कर पा रहा था। मेरी पूरी चेतना सिर्फ एक ही चीज़ पर टिक गई थी, वो आवाज़। हम दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगे, लेकिन देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ पीछे अंधेरा था। वही हल्की रोशनी जो ट्रेन के छोटे बल्ब से आ रही थी, और वही सीट जिन पर यात्री गहरी नींद में थे। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था, किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। हम दोनों की आंखें चार हुई। ऐसा लगा कि हम ना ट्रेन में रुकना चाहते थे और ना बाहर जाना चाहते थे। प्लेटफॉर्म पर खड़ा वो आदमी अब और करीब आ चुका था। उसकी आंखें अब भी हमें घूर रही थी, जैसे वो हमें पहचानता हो। लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब था। वो बिल्कुल सीधे नहीं चल रहा था, उसका शरीर हल्का सा झुका हुआ था, और हर कदम के साथ उसकी गर्दन हल्की सी एक तरफ झुक जाती, जैसे उसका शरीर पूरी तरह उसके नियंत्रण में ना हो। ट्रेन ने एक छोटी सी सीटी बजाई। अब यहाँ रुकने वाली नहीं थी। हमीद ने घबरा कर कहा, भाई हमें अब तय करना है, यहाँ रुके या चले। मैंने जल्दी से चारों ओर देखा। स्टेशन सुनसान था, ज़्यादातर यात्री ट्रेन में ही थे। बाहर इक्का दुक्का लोग खड़े थे, लेकिन जो चीज़ हमें दिख रही थी वो किसी और को नहीं दिख रही थी। हमारी नज़र फिर से उसी आदमी की ओर गई, और वो प्लेटफॉर्म के एकदम किनारे पर खड़ा था, ट्रेन के दरवाजे से सिर्फ कुछ दूर कदम पर ही। लेकिन उसने अभी तक एक बार भी अपनी पलक नहीं झपकाई थी। ट्रेन ने झटका लिया, अब ये आगे बढ़ने वाली थी। और ठीक उसी समय उसी आदमी ने अपनी गर्दन सीधी की और अचानक अपनी मुस्कान भयानक और चोरी कर ली। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। अब वो हमारे ट्रेन के सामने था। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी थी और हम दरवाजे के पास खड़े थे। हमीद ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, लेकिन अब उसकी पकड़ पहले से ज़्यादा सख्त हो गई थी। भाई कुछ तो है। हमीद की आवाज़ काँप रही थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। मेरी नज़रें अब भी उस आदमी पर टिकी थी। ट्रेन अब तेज़ी से जा रही थी, प्लेटफॉर्म पीछे छूट रहा था, लेकिन वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था। फिर वो मुस्कुराना बंद कर दिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा था, और अगले ही पल ट्रेन जैसे ही स्टेशन से बाहर निकल रही थी, हमने उसे कुछ ऐसे करते देखा जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गया। वो आदमी बिना हिले डुले हमें देखता रहा, और फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, लेकिन वो उसका हाथ इंसानों जैसा नहीं था। उसकी उंगली लंबी और टेढ़ी थी, और उसके नाखून
ऐसे लग रहे थे जैसे किसी जानवर के पंजे हो। हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। प्लेटफॉर्म पीछे छूट चुका था, लेकिन मैं अब भी वही चेहरा देख रहा था, वही आंखें। और फिर जैसे ही ट्रेन एक मोड़ लिया, वो अचानक आदमी धुंध में गायब हो गया। लेकिन डर अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि ठीक उसी पल हमारी बोगी की लाइट फिर से हल्की हल्की चमकने लगी थी और हमने ट्रेन के दरवाजे पर एक हाथ का निशान देखा। ठीक वैसा ही निशान जैसे कुछ देर पहले खिड़की पर नजर आया था, लेकिन इस बार ये निशान ताजे थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहाँ हाथ रखा हो। हमीद ने मेरी कलाई छोड़ दी और दरवाजे से दूर हट गया। उसकी आंखों में पागलों जैसा डर था। भाई, वो ट्रेन के अंदर भी है, बोला। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। डिब्बे के दूसरे छोर से कोई हमारी तरफ बढ़ रहा था, धीरे धीरे, शांति से। और जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, ट्रेन के भीतर का माहौल ठंडा होते जा रहा था। अब हम दोनों अब पूरी तरह कांप रहे थे। डिब्बे के अंदर डिब्बे के बल्ब हल्के हल्के टिमटिमाने लगे और वो परछाई अब हमारी सीट के बिल्कुल करीब थी। फिर ट्रेन ने अचानक एक और झटका लिया और हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक दृश्य देखा। उस रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने जिंदा है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। बाहर गुप्त अंधेरा था और अंदर का माहौल असहनीय ठंडा हो चुका था। हमारी सांसें तेज चल रही थी। दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि कानों में उसकी धक धक गूंज रही थी। हामिद का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया हो किसी ने। डिब्बे की लाइट अब लगातार टिमटिमा रही थी। वो अब बिल्कुल हमारे पास थी। मैंने हिम्मत करके नज़र उठाई। सामने वही चेहरा था, वही काली आंखें। आंखें तो थी नहीं, गड्ढे थे जो सीधी हमारी आत्मा में झांक रहे थे, हमारी रूह को देख रहे था। वो अधूरी जो मुस्कान इतनी अजीब थी, वो रूह कांप जाएगी अगर आप देख लेंगे तो। उसका शरीर धुंधला था, लेकिन फिर भी उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। हामिद ने कांपते हुए फुसफुसाया, अली भाई, ये असली नहीं हो सकता। लेकिन जो हुआ उसे हमारी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी। उसने अपनी गर्दन एक तरफ झुका ली और फिर अचानक उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसके होठ गाल तक अंदर थे, उसके दांत काले थे, इंसान जैसे नहीं थे। उसके पीले नुकीले दांत जो अंधेरे में हल्के हल्के चमक रहे थे। हमीद की तो चीख ही निकल गई उसको देखकर। ट्रेन ने अचानक एक जोरदार झटका खाया। हम दोनों सीट पर जा गिरे और गिरने के बाद हम दोनों संभले। हर तरफ हड़कंप मच गया। बाकी यात्री भी अब जाग चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब हमने दोबारा नज़र उठाई, वो चीज़ गायब हो चुकी थी। कोई परछाई नहीं थी, कोई ठंडी हवा नहीं थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक चीज़ बदली थी। हमारी सीट के ठीक सामने जहां वो खड़ा था, वो फर्श पर कुछ खरोच के निशान उभर आए थे, लंबे गहरे पंजे जैसे निशान। हमीद ने घबराकर मेरी बाह पकड़ ली। अब उसका शरीर पूरा पसीने से भीग चुका था। भाई, अब हम क्या करें? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने खुद को तसल्ली दी और सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया। ट्रेन फिर से चल रही थी, वो भी अपनी स्पीड से। शांति चारों ओर थी। फिर किसी ने हल्के से मेरा नाम पुकारा, अली भाई। मेरी आंखें झट से खुल गई। आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी थी, ठीक मेरे बगल वाली सीट से आई थी। मैंने बहुत धीरे से कांपते हुए बगल की सीट की ओर देखा। सीट खाली थी, लेकिन वो अहमद का बैग वहीं पर था, ठीक वैसा जैसे मैंने उस रात में देखा था।
वैसे का वैसा, और तभी ट्रेन के अंधेरी गलियारों से कोई फिर से हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी धड़कन थम गई। सीट पर रखा अहमद का बैग मुझे घोर रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ अहमद था। अहमद कहाँ गया? यहाँ कैसे आया? अहमद कहाँ गया? ट्रेन की रोशनी फिर हल्की होने लगी। हवा में वही जानी पहचानी ठंड घुलने लगी, और फिर अली भाई वही आवाज़ बिल्कुल धीमी, बिल्कुल पास से मेरे कानों में आई। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। तो दोस्तों, मेरा दोस्त अहमद, मेरा भाई कहाँ गया? मुझे कुछ खबर नहीं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या सचमुच अहमद गायब हो चुका था? क्या वो किसी सफ़र में था ही नहीं? लेकिन आधे सफ़र तक तो वो मेरे साथ ही था। और वो टीटी कौन था मुझे नहीं पता चला। अब वो टीटी, ट्रेन का टीटी भी गायब हो गया था, और साथ ही मेरा दोस्त अहमद भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और अगली कहानी सुनने के लिए इंतज़ार कीजिए। अगली कहानी एक बार फिर से आएगी आप लोगों के लिए, और आपको डर से हिला देगी।